ही ना इनफर्टिलिटी जिसको ज़्यादातर लिंक किया जाता है ख़वातीन से, और अब जैसे जैसे तरक्की करते जा रही है मेडिकल साइंसेज और लोगों में भी अवेयरनेस आती जा रही है, तो अब समझ आ रहा है कि अच्छा सिर्फ लिंक ख़वातीन से नहीं किया जाता, मर्दों के साथ भी इसको लिंक किया जा रहा है और उसकी भी रेशो में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू कि आपके प्लेटफॉर्म से अब हम ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि इक्वली मर्द भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए जितनी की फीमेल है। मतलब पहले तो सिर्फ फीमेल को समझा जाता था। अब हम लोग अपने सेंटर में हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में हर साल अपने स्टैट्स बनाते हैं। अच्छा। और उसमें हमेशा ये होता है कि जैसे पिछले साल का स्टैट बना है तो उसमें 52% रिस्पॉन्सिबल वर द मेल एंड 48 वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विमेन वर रिस्पॉन्सिबल। यानी ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मर्दों में शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसकी दो चीज़ें हो सकती है, वन अवेयरनेस बढ़ रही है। अच्छा। बहुत से मर्द आ रहे हैं अपना टेस्ट करवाने के लिए। ओके। डॉक्टर्स भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने लग गई है कि हम सिर्फ औरत की ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे। जब हमारे सामने कपल आता है तो पहली बात ही हमारी ये होती है कि जी हस्बैंड को भी लेके आए। ओके। हमारी कोशिश होती है कि हम दोनों मियाँ बीवी को एक साथ बिठाएं, बात करें और मर्द का टेस्ट पहले हो और फिर औरत का इलाज शुरू हो। सो अवेयरनेस आ रही है, बहुत से मर्द आ रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, तो एक वो भी पता लग रहा है कि कितने ज़्यादा बांझपन मर्दों में। सेकंड, मर्दों में इंक्रीज इन इनफर्टिलिटी, लॉट ऑफ रीजंस आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल द डाइट हैज बीन चेंज्ड। ओके। पहले लोग सादा खुराक करते थे, खुले घरों में रहते थे, सारा कुछ इस तरह होता था। मौसम में ये स्मॉग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी या इन्फेक्शियस डिजीजेज इतनी नहीं होती थी। अब विद टाइम इन्फेक्शियस डिजीजेज, कोई भी अगर किसी लड़के को बचपन में मम्स हो जाए या टीबी की या फिर कोई ऐसी और इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए तो ये आगे इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। ओह ओके। डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट, लाहौर में तो मैं कहती हूँ हर मर्द का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। अच्छा। जैसे ही पेशेंट आता है तो मैं कहती हूँ ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा। जंक फूड, मसाले वाले और ऑयली चीजें, सारा कोलेस्ट्रॉल प्लेज अ मेजर रोल। फिर ये स्मॉग की वजह से भी आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं। जब इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो वो भी आपका सीमेन एनालिसिस को कम कर देते हैं। On the top of that, men are now involved in lot of things like smoking, drugs, alcohol. So इन चीज़ों में भी जब हमारे लड़के या बच्चे जो इन्वॉल्व होते हैं और स्पेशली जब शुरू में इन्वॉल्व होते हैं, so with time होता क्या है कि उनकी इनफर्टिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। और जब वो शादी कर लेते हैं और उनकी वो एज आती है तो ऑब्वियसली फिर उनका सीमेन एनालिसिस लेवल इतना लो हो जाता है तो उनको हम बांझपन फिर लेबल कर देते हैं। So these are the important causes of male infertility इन आवर सोसाइटी। और जिनको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है, मतलब पहले तो अवेयरनेस नहीं थी ना, इसलिए लोग कहते थे कि शायद खवातीन की वजह से ही बांझपन होता है। अच्छा, खवातीन में भी होता है तो उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं? खवातीन में भी ऑब्वियसली सबसे पहले जेनेटिक्स प्लेज अ रोल। अच्छा, ठीक है। फिर देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल कंडीशंस जो गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी। जी जी। आजकल तो बहुत ज्यादा यंग लड़कियां भी अवेयरनेस ले रही हैं कि हम पॉलीसिस्टिक हैं कि नहीं है। PCOS बहुत ज्यादा कॉमन है। फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो सकते हैं, सो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट अगेन द डाइट, द हेल्थ, ये चीज़ें कोई इन्फेक्शियस हो जा सकते हैं। अगेन टीबी और एनी डिजीज लाइक दैट, वो आपकी ट्यूब्स पे इफेक्ट हो सकता है। तो आपकी जब ट्यूब्स बंद हो जाती है इनफर्टिलिटी हो सकता है। कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपको कोई लोअर यूट्राइन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लोअर यूटीआईज हो सकते हैं, इनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो हार्मोनल डिरेंजमेंट हो जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आई थिंक स्पेशली इन द न्यू जनरेशन, हमारा लाइफस्टाइल अपसाइड डाउन हो गया है। सारी रात लोग जागते हैं, सारा दिन लोग सोते हैं। एंड आई ऑलवेज से टू द इनफर्टाइल कपल के सबसे पहले अपना रूटीन ठीक करो। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि रात को सोना है, सुबह जागना। व्हाई? बिकॉज हमारे जितने बॉडी के हार्मोन्स हैं वो सुबह के टाइम हाई होते हैं। ओके। सो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आपके हार्मोन्स हाई होते हैं, आपका सब कुछ एक हेल्दी लाइफस्टाइल चलता है और वो आहिस्ता आहिस्ता दोपहर तक वो कम हो जाते हैं। तो आप इमेजिन करो जब आप उसको अपसाइड डाउन कर लेते हो, सो हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमने कब हाई होना है, कब लो होना है। So this is the major reason as well for the female infertility as well. So obviously the things go at the end to the lifestyle changes as well. अच्छा डॉक्टर रीना, साइंस एंड सिम्टम्स भी हमें पता चल सकते हैं कि किस तरह के हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के? देखो, इनफर्टिलिटी तो बेसिकली अगर हम उसको उर्दू में डिफाइन करें तो बच्चा ना होना। तो जब एक कपल की शादी होती है और औरत की उम्र कम होती है, 35-30 साल से कम होती है, एंड दे लिविंग टुगेदर, तो हम कहते हैं कि एक साल में अगर मियाँ बीवी का क्वाइटस सही हो रहा है तो एक साल में प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर एक साल तक ना हुई उसके बाद फिर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इनफर्टाइल कपल है।
मेल अगर औरत की उम्र ज़्यादा है तो 6 महीने के बाद। सो बेसिकली साइन एंड सिम्टम यही है कि औरत आपको सिर्फ यही कहेगी कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा, या मुझे शादी को इतना अरसा हो गया, मेरा बच्चा नहीं हो रहा। अगर वो गायनेकोलॉजिकल कॉज है तो औरत अपने सिम्टम्स बताएगी कि मेरा साइकिल इरेगुलर है, चेहरे पे बाल ज़्यादा है, वजन बढ़ रहा है, यही सारी चीज़ें होती हैं इन गायनेकोलॉजिकल कॉजेज। मेल के शायद अगर और इश्यूज साथ आ जाते हैं, कोई इन्फेक्शस हो सकते हैं, इसका बुखार, या कोई सेक्सुअल डिजायर डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं कि दे हैव नेवर कंज्यूमेटेड देयर मैरिजेस, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है कि बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री दे, ताकि हम वक्त पे उस बांझपन की कॉज पकड़े और उसका इलाज शुरू करें। लेकिन हमारे यहाँ पे डॉक्टर के पास जाना तो इतना मायूब समझा जाता है, उसके बरक्स हम लोग दम दरूदों के पास चले जाते हैं, तावीज़ धागों वालों के पास चले जाते हैं। मतलब अगर 2-3 साल बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो घर वाले कहते हैं चलो आपको दम करा के लाते हैं, ये बांझपन ख़त्म हो जाएगा। या अगर औलाद नहीं हो रही है तो बाबा जी दम करेंगे, तावीज़ देंगे, पानी देंगे, वो पिएंगे और आपकी औलाद हो जाएगी। तो ये क्या टाइम जितना गुजरता जाता है उतनी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं फिर? देखो आपके आई एम वेरी ग्लैड दैट यू पीपल आर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक अप, और यही प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां हम अवेयरनेस फैला सकते हैं कि बाबा के पास जाने या दम दरूदों के पास जाने का कोई इसका कोई जवाब ही नहीं बनता। यू नो इट्स नॉट अ सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज ऑलवेज टू गो टू अ राइट डॉक्टर, ताकि वक्त पे आपका इलाज हो। जब भी मरीज आता है हम उसको एग्जैक्ट उनके सारे टेस्ट करा के उनको इलाज बताते हैं कि दिस इज योर ट्रीटमेंट। और साथ ही मैं तो अपने हर पेशेंट को ये साथ बताती हूँ कि देखो ये इलाज या आपने आज करना है या 10 साल बाद करना है। शायद 10 साल बाद हम आपको कह सके कि जी अब तो आपके लिए कोई इलाज ही नहीं है। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फोर्स दिस थिंग टू योर पेशेंट कि जी यही टाइम है, बिकॉज एक चीज जो हम रिवर्स नहीं कर सकते, दैट इज एज। एग्जैक्टली। अगर उम्र गुजर गई तो फिर शायद बहुत भी एडवांस इलाज आपके लिए ना हो, क्योंकि एज तो हम रिवर्स नहीं कर सकते ना। ऑब्वियसली औरत की उम्र 35-40 से ज्यादा और मर्द की उम्र 55 से ज्यादा जब हो जाती है तो फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। ओके, अब वो वक्त गुजर गया कि मर्द बूढ़ा नहीं होता, मर्द भी बूढ़ा होता है। सो जो इलाज करना है वक्त पे करें, राइट डायरेक्शन में जाएं। तो लॉट ऑफ डॉक्टर्स आउट देयर इन लाहौर और पाकिस्तान में भी अब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि आप किसी भी फर्टिलिटी सेंटर में जाके अपना इलाज करवाएं, rather than going here and there, it's just a waste of time। और वो जितना टाइम गुजरता जाएगा वो आपके लिए ज़्यादा हर्डल्स होंगी। एग्जैक्टली। क्योंकि जब आप 10 हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं जी 10 साल पहले भी डॉक्टर ने इलाज किया था, तो हम उनको एट द एंड कहते हैं जी इट्स टू लेट नाउ। तो इसलिए यू हैव टू गो इन अ राइट डायरेक्शन। अच्छा, अब तो इलाज भी आ गए हैं ना, मुख्तलिफ इलाज आ गए, ईजी हो गई हुई है, मेडिकल साइंसेज ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हर चीज़ ही मेरे ख्याल से ईजी हो गया है। तो इसका खास करके IVF जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो क्या है, इसके थ्रू किस तरह मतलब बेऔलादी को या बांझपन को कम किया जा सकता है? देखो IVF इट्स नॉट, अब तो मैं कहूँगी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है। IVF को पाकिस्तान में आए हुए भी 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो IVF इज बेसिकली अ प्रोसीजर जब आप मेडिसिन से या फिर IUI से या सिंपल प्रोसीजर से बांझपन का इलाज नहीं हो सकता। अच्छा। तो फिर हम उन पेशेंट को कहते हैं कि अब आप एडवांस स्टेज पे जाके टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको आम जुबान में कहते हैं, IVF फिक्सी कहते हैं उसको, अच्छा, IVF इलाज कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर है। एक 4 से 6 हफ्ते इसमें लगते हैं। कपल आपके पास आता है, 4 से 6 विजिट्स उसको करने होते हैं हॉस्पिटल। मर्द औरत दोनों का इलाज साइड बाय साइड शुरू होता है। जितने इंजेक्शंस, हार्मोनल इंजेक्शंस हैं, वो औरत को लगते हैं। अच्छा। उनकी बॉडी है, हम कोशिश करते हैं अच्छे फॉलिकल्स बनाएं और फिर वो फॉलिकल्स रिट्रीव करके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ लैब में एक एम्ब्रियो यानी बीज तैयार किया जाता है। यानी जो निज़ाम जिस्म के अंदर होना था वो हम लैब में कर लेते हैं। ओके। अच्छा बीज बने, हम पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं, 1 बने, 10 बने, जितने भी बनते हैं वो हम पेशेंट के यूट्रस में रख देते हैं। ये सारा होता है IVF प्रोसीजर। द सक्सेस रेट इज वेरी गुड। आवर लैब इज एज इक्वली गुड इक्विप्ड एज एनी लैब इन द वर्ल्ड। अगर अमेरिका की कोई लैब होगी जो बहुत क्लेम करेगी कि हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सो आवर लैब इज एज गुड एज देन। हमारे पास सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे IVF बहुत पॉजिटिव भी हो रहे हैं। सो IVF एक इलाज है। अगर तो कोई ऐसा बांझपन की वजूहात है जो टैबलेट से या प्रोसीजर से नहीं हल होती, या फिर औरत की उम्र ज्यादा हो गई है, या फिर उनकी शादी को 5 या 10 साल से ज्यादा हो गए हैं,
अच्छा, then let's not waste time on these medications and everything, फिर आप सिंपल IVF ही करवा लो। अच्छा, वो फिर डायरेक्ट जो है वो IVF पे चले जाते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, इट्स एवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट ना। जब पेशेंट आपके सामने बैठा है तो आप सारे उसको प्रोज एंड कॉन्स बताते हो, पूरा स्टेप वाइज समझाते हो एंड ऑल दैट, तो आप उस पेशेंट को फिर समझा सकते हो कि जी अब आपकी शादी को इतना अरसा हो गया है, आपने इतनी मेडिसिन ले ली है, इतने डॉक्टर से मिल लिया, इतना कुछ हो गया, लेट्स गो नाउ कि हम अब एंड स्टेप पे IVF कर ले, rather than wasting more time. So this is how you judge your patient clinically and all that. And obviously it's an expensive procedure, तो आपने सामने पेशेंट से ये भी पूछना होता है कि जी if you can afford or not. अच्छा, वही एक्सपेंसिव कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, क्या वजह है इसकी? पाकिस्तान में एक्सपेंसिव प्रोसीजर इसलिए है कि ट्रस्ट मी, जितना मीडिया या जितने इंजेक्शंस या जितना कुछ है ये आता बाहर से है। ओके, जितना डॉलर एक्सपेंसिव होगा इलाज एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ दैट इसके अपने इंजेक्शंस और इसकी जो इवन नीडल आती है, जो एपरेटस या लैब है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव थिंग्स है, तो उसका जाहिर बात है फिर हम एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो जाता है। अच्छा, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में वी हैव लॉट ऑफ पैकेजेस अवेलेबल फॉर द लो इनकम पीपल एज वेल। ओके, मतलब फॉर योर प्लेटफॉर्म आई वांट टू कन्वे कि इफ देयर आर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड regular IVF, please do come and we'll just try to adjust you in our low income packages as well. ठीक है, मतलब उनके लिए भी है कि उनको भी हम लोग सहूलियात दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्या फर्स्ट सेशन में ही हो जाता है ये ट्रीटमेंट मुकम्मल और सक्सेस रेट आ जाता है? नहीं, IVF का जो प्रोसीजर है दैट इज द सक्सेस रेट इज अबाउट 50 to 55%। अच्छा, ठीक है। हमारे पास जो कपल आके बैठते हैं हम उनको ये बताते हैं कि भाई इतना सक्सेस रेट है, द यंगर यू आर बेहतर आपके रिपोर्ट्स होंगे तो सक्सेस रेट ज्यादा होगा। ठीक है। सो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि मेरे पास एक 45 साल की औरत आए तो उसका सक्सेस रेट एक 25 साल की लड़की के साथ मैं नहीं कंपेयर कर सकती, राइट? अगर एक 25 साल या 30 साल की लड़की आए उसका सक्सेस रेट बेहतर होगा रादर देन अ वुमन हु इज 40 प्लस। तो ये तो आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। प्लस ऑब्वियसली IVF की कोई लिमिट नहीं है, जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे कपल्स है जिनका फर्स्ट में सक्सेसफुल हो जाता है, फिर बहुत से ऐसे कपल्स है जिनका सेकंड या थर्ड में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन वी हैव टू बी क्लियर टू आवर पेशेंट्स। अगर हम उनके शुरू के प्रिलिमिनरी टेस्ट कराते हैं सारे और उसकी एज और सब कुछ सामने रखते हुए, वी नीड टू बी क्लियर टू आवर पेशेंट्स कि जी आपका सक्सेस रेट कितना है। ठीक है। साथ साथ हम पेशेंट्स के समझाते हैं, लेट्स से कोई 40 या 40 प्लस की जो पेशेंट आती है उसको हम कहते हैं योर सक्सेस रेट इज लेस देन 10%, बट लेट्स ट्राई इट, क्योंकि शायद 5 साल बाद ये भी ना हो। तो पेशेंट डू टेक अ चांस। और बहुत से ऐसे लकी लोग हैं जो प्रेग्नेंट भी फर्स्ट टाइम में हो जाते हैं। सो द टास्क इज ऑन द डॉक्टर्स देन कि आप अपने पेशेंट को एक्सप्लेन किस तरह करते हो। सो इवन इफ दे बिकम नेगेटिव दे आर हैप्पी विद यू, क्योंकि हमने उनकी काउंसलिंग कर चुके होते हैं कि भाई दिस इज द सक्सेस रेट एंड लेट्स डू इट। लेकिन इसमें क्या IVF में कोई एज लिमिट भी है कि आइडियल एज क्या है कि वो डॉक्टर के पास आए IVF के लिए, या कभी भी आ सकता है? देखो अगेन, औरत की जो अच्छी फर्टिलिटी होगी, चाहे वो IVF से हो चाहे वो नेचुरल हो, दैट इज एज लेस देन 40 इयर्स। ओके, ठीक है, सही। 40 इयर्स के बाद जैसे मैंने कहा यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू द पेशेंट कि आपका परसेंटेज ठीक है। अगर पेशेंट के हार्मोन्स रेगुलर हैं, नॉर्मल हैं, अगर पेशेंट के साइकिल रेगुलर है, यानी उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने सही आ रहा है, अगर पेशेंट के बाकी एंडोक्राइनोलॉजी रिपोर्ट्स ठीक है और हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है, तो फिर व्हाई नॉट? फिर एज डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक हो और आपकी हेल्थ ठीक हो। फिर तो आप 45 इयर्स की औरत की भी कर सकते हो। लेकिन अगर उनके हार्मोन्स ही नहीं सही, या हस्बैंड बिल्कुल जीरो है, या औरत बिल्कुल जीरो है, या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, तो फिर तो आप 25 साल की औरत की भी नहीं कर सकते हो ना। यू हैव टू टेल देम and you have to give them the options, other options then. अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो 3 से 4 दफ़ा भी इस तरह के टेस्ट ट्यूब बेबीज के लिए जाते हैं लेकिन उनका फिर भी नहीं हो पा रहा होता। These are those cases जिसके हार्मोनल या उनके टेस्ट सही नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसी भी चीज़ें हैं कि अगर उनके हार्मोन्स शुरू में सही नहीं है और हम उनका IVF ट्राई करें, या पेशेंट इंसिस्ट कर रहा है कि मेरा ट्राई करो बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शन, तो वही वाली बात कि हम परसेंटेज एक्सप्लेन कर देते हैं, वो नहीं कामयाब होते नहीं। एंड देन अगैन with this platform I want to convey कि the success rate is 50 to 55% and that's how I explain it to the patient कि करना अल्लाह ने है, हम लोग एक वसीला है at the end of the day। ठीक है। अल्लाह ताला ने हर इंफॉर्मेशन इंसान के साथ नहीं शेयर की। यही तक साइंस ने तरक्की की है हमारी कि हम एक एम्ब्रियो अच्छा बना के औरत में रख देते हैं। अब that's how I explain, उसने बढ़ना, उसमें जान आना, ये अल्लाह के हाथ में है। So you have to counsel your patients
so much कि they trust you for everything. अच्छा, वो फिर एम्ब्रियो जब बन रहा होता है वो फिर प्लेस किया जाता है ना बॉडी के अंदर, तो वो कब किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर इसका ये है कि जब एक दफा रिट्रीवल कर लेते हैं वो डे 0 होता है, उसके 5th डे पे फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट टेक ओवर करता है हमसे, बिकॉज वी आर क्लिनिशियंस। एम्ब्रियोलॉजिस्ट टेक ओवर करता है और वो पेशेंट को बताता है कि आपका एम्ब्रियो किस डे का, किस क्वालिटी का और कितने बने हैं। एंड देन द पेशेंट डिसाइडेड कि मैंने इस साइकिल में ट्रांसफर करवाना है, मैंने नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफर करवाना है, या मैं 1 करवाऊं या 2 करवाऊं। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो ट्विंस के लिए आते हैं, एग्जैक्टली वो ये समझते हैं कि हम 2 करवाएंगे तो ट्विंस हो जाएंगे, और होते भी हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, बट वी कैन नॉट गारंटी दैट। ठीक है ना, हो सकता है एक चल पड़े एक निकल आए, हो सकता है दोनों चल पड़े, लेकिन बहुत से पेशेंट जो आते हैं जिनको लॉन्ग इनफर्टिलिटी होती है तो फिर वो ख्वाहिश करते हैं कि 2 ही रखे ताकि एक ही दफा में 2 बच्चे हो जाए। क्या बात है। और फिर वो ये भी कहते होंगे जेंडर का भी कर दें। बिल्कुल, जेंडर भी होता है। ऑब्वियसली जेंडर को PGT कहते हैं, जिसको हम फैमिली बैलेंसिंग कहते हैं। ओके, सो योर प्लेटफॉर्म आई वांट टू से कि जिसका ऑलरेडी पहले से एक बच्चा है, दे कैन गो फॉर द जेंडर सिलेक्शन। मतलब ये IVF में ही हो सकता है? IVF में भी हो सकता है। इट्स अ लिटिल मोर कॉस्टली, क्योंकि वो सारे एम्ब्रियोज की बायोप्सी जाती है बाहर और वो चेक किया जाता है, उसमें सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज भी चेक की जाती हैं और उसमें जेंडर भी चेक हो जाता है। सो वो उसमें हम करते हैं। इट्स अ लिटिल कॉस्टली, लेकिन ये भी सिंपल एज एन IVF है। तो अगर किसी को बेटा या बेटी की ख्वाहिश है और ऑलरेडी इसके बच्चे हैं, सो दे कैन कॉन्टैक्ट एंड दे कैन गेट देयर जेंडर सिलेक्टेड। क्या बात है। मतलब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप अपने मुताबिक भी जेंडर, इवन के कलर कॉम्प्लेक्शन, आंखों के कलर के बारे में भी, बालों का कलर भी, ये भी सारा हो रहा है। बिल्कुल है। हमारे मुल्क में तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा, लेकिन बाहर कंट्रीज में तो डोनेशन इज वेरी कॉमन। तो बाहर की कंट्रीज में दिस इज वेरी कॉमन। बंदा अपनी मर्जी का नीली आंखों वाला बच्चा ले ले, सुनहरे बालों वाला ले ले। सो साइंस ने तो इतनी बिल्कुल तरक्की कर लिया, यू कैन चूज। इंटेलिजेंस पे भी इवन कि हमें इंटेलिजेंस बच्चा चाहिए। क्या बात है भाई, साइंस तरक्की करती जा रही है। और कुछ अरसे बाद ये पाकिस्तान में भी ये ट्रीटमेंट आ जाएगा और लोग इसकी तरफ भी भागना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, मे बी। लेट्स से कि साइंस कितनी तरक्की करती है, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स अवेलेबल। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स आई वांट टू कन्वे मैसेज कि जिनको रिकरेंट मिसकैरेजेस यानी हमल बार बार जो जाया हो जाते हैं, जिसके एबनॉर्मल बच्चे हो जाते हैं, या फैमिली में कोई एबनॉर्मेलिटी इस तरह की है, दे कैन गो थ्रू IVF और इसमें सारा कुछ पता लग जाता है। एम्ब्रियोज की टेस्टिंग होती है ना, तो उसमें पता लग जाता है कि एम्ब्रियो एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है, जेंडर क्या है, या फिर मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं, ये सारा कुछ फिर हम डिटेल में। ये भी एक डिटेल टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस पे भी किसी दिन हम लोग एक टॉपिक डिजाइन करेंगे और आपके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे। अच्छा, बेबी हो गया IVF के बाद, तो उसके बाद वो कितना हेल्दी है, वो कितनी देर हेल्दी रहेगा, मतलब तंदुरुस्त भी तो होना चाहिए ना, तो वो उसके कितने चांसेस होते हैं, कितने %? यहाँ बहुत मिसकंसेप्शन है। पेशेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि IVF से अगर बच्चा हो गया, हाँ, तो क्या उस बच्चे में एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, कोई क्या वो बच्चे में आगे प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट्स हाउ आई एक्सप्लेन इट। जब एक दफा आपको प्रेगनेंसी हो जाए, देन इट गोज एज ए नेचुरल प्रेगनेंसी। अगर आपने अपनी फैमिली में नहीं बताना, जो बहुत से लोग नहीं बताते, तो उनको पता भी नहीं लगेगा कि आपने IVF किया। द बच्चा विल गो एज नॉर्मल एज इन अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। अगर खुदा न खास्ता फैमिली में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन बच्चा नेचुरल प्रेगनेंसी की तरफ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, पेशेंट ये समझते हैं कि अगर हमने एक दफा IVF करा लिया तो क्या हम सारी जिंदगी IVF कराएंगे? ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप IVF एक दफा करवा लो, आपका एक बच्चा हो जाए, 1-2 साल बाद आपको नेचुरल हो जाए। सो इवन दिस इज वेरी कॉमन। दैट्स हाउ आई एक्सप्लेन इट टू द पेशेंट कि जी आपकी जो सोई हुई अंडेदानियां थी वो IVF से जाग गई, आपका एक बच्चा हो गया, नाउ यू कैन कंटिन्यू विद योर नेचुरल, अगर आपके टेस्ट सारे ठीक हैं। सही। और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में ये भी होता है कि एक IVF अगर आपका हो गया तो आपके आगे नेचुरल प्रेगनेंसीज के चांसेस हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी, आज का ये इनफर्टिलिटी का जो टॉपिक था बड़ा अच्छा गुजरा है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को भी मिली होंगी। हमारे साथ डॉक्टर रूहीना गुल मौजूद थी। डॉक्टर रूहीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यहाँ पर आने के लिए।